हेलो दोस्तों, पीसीएस सारथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक कोर्स लॉन्च वीडियो लेकर आ गया हूं। पीसीएस सारथी के तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है 67th बीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स, जो कि अपने आप में बेहद खास है। और इस क्रैश कोर्स की सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि यहाँ पर 100+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स रहने वाले हैं, जिसका डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। और वो टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको मदद करने वाले हैं। और इस पूरे के पूरे कोर्स के साथ यहाँ पर 5 टेस्ट भी होंगे, यानी कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ में हो जाएगी। तो इसका फायदा ये होगा कि आप यहाँ पर टॉपिक को पढ़ेंगे भी और यहाँ पर आप टेस्ट भी देंगे और फिर उन कॉपीज का इवैल्यूएशन हमारे द्वारा किया जाएगा। तो कुछ इसके फीचर्स को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये इस टाइप का पहला क्रैश कोर्स है फॉर 67th बीपीएससी मेंस, जिसमें कि वीडियो लेक्चर्स होंगे 100+ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर। और सबसे खास बात इसकी ये है कि जो करेंट्स अफेयर के टॉपिक्स हैं वो आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं इम्पार्ट किया जाएगा कि आप मिसगाइडेड हो जाएं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी जो समस्या है, आज नॉलेज से रिलेटेड या एग्जाम के लिए मटेरियल्स मार्केट में ओवरलोडेड हैं। और उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही सोर्सेज को पढ़ें, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप वो समझें कि व्हाट नॉट टू रीड, क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने टाइम को बैलेंस कर सकते हैं, टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और इस कॉम्बो पैकेज में 5 मॉक टेस्ट होंगे। 5 मॉक टेस्ट में 4 जो हैं जनरल स्टडीज के होंगे और 1 हिंदी टेस्ट का होगा। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये हिंदी का टेस्ट क्यों? ये तो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसका मार्क्स भी नहीं ऐड होता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनकी जीएस पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो हिंदी हल्के में ले लेते हैं या लगता है बहुत ईजी होता है, और उस समय कई बार ये घाटे का सौदा हो जाता है। क्योंकि अगर कोई कंपलसरी हिंदी क्वालिफाई नहीं करता है तो उसका मेंस का जो जीएस पेपर या ऑप्शनल पेपर है उसका इवैल्यूएशन ही नहीं हो पाता है। और 67th बीपीएससी मेंस के लाइन पर इसको तैयार किया गया है और उसी पैटर्न पर आपके ये टेस्ट लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो कॉपीज का इवैल्यूएशन किया जाएगा और आपको इसके साथ मॉडल आंसर्स प्रदान किए जाएंगे। और जो ये मॉक टेस्ट होंगे यहाँ पर, उसमें जो गाइडेंस दी जाएगी काफ़ी रिलायबल रहने वाली है। जो भी आपके कॉपीज को जांचेंगे उनको एक लंबा एक्सपीरियंस है इन एग्जाम्स को क्लियर करने का। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है, क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं। तो और यहाँ पर जो गाइडेंस दिया जाएगा वो एक हमारी टीम है जो आपके लिए एक मॉडल आंसर भी तैयार करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डिस्कशंस होंगे वो काफ़ी आपके लिए वैल्यूएबल साबित होंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स हैं वो चूज किए जाएंगे। और यहाँ पर जो बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को समझते हुए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस लाए जाएंगे कि कौन इस बार सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ताकि एकदम जो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, हिट द बुल्स आई, वो वाला फंडा जो है वो अप्लाई हो सके। एकदम सटीक माइनर में पढ़ना है और आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। स्पेशल फोकस होगा बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स पर और जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया और प्रीलिम्स में वो 113 कट ऑफ गया था, जो कि बहुत अधिक है। जो लोग क्वालिफाई किए वो ऑलरेडी बता दिए कि हाँ, उन्होंने एमसीक्यू फॉर्मेट में स्कोर करने का अपना महारत हासिल किया हुआ है। वो हो गया, उसका मार्क्स नहीं ऐड होता है। अब यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होता है। जो जितना बेहतर लिखेगा, जो अपनी बातों को जितने अच्छे से रखेगा,
वो उतना अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि इंटरव्यू में मोर और लेस सबको 5-10 नंबर के अंतराल पर स्कोर आता है। जो रियल डिफरेंस है वो ये मेंस का पेपर ही क्रिएट करता है कि 900 मार्क्स में आप कितना स्कोर लेके आते हैं, यही तय करता है आपका डायरेक्शन। स्ट्रेटजी वीडियोस मैं अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग पेपर्स पर स्ट्रेटजी आपके लिए लाता रहता हूं, और भी आपको इस तरीके के स्ट्रेटजी वीडियोस मिलेंगे। एक हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस के ऊपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो हैं वो भी आपको मिलेंगे एज बोनस। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग होगी कंसेप्ट्स की, फैक्ट्स की और नॉलेज की। चलिए एक बार मैं आपका इंट्रोडक्शन हमारी फैकल्टी से करा दें, जो स्टीम से इत्तेफाक रखने वाले हैं, इस मेंस टेस्ट सीरीज से इत्तेफाक रखने वाले हैं, मेंस के क्रैश कोर्स से इत्तेफाक रखने वाले हैं। तो सबसे पहले गौरव सर, फॉलोड बाय विपिन गोयल सर, सुमित कुमार सर, दीपक द्विवेदी सर, मैं खुद और सीके करण सर। सभी लोगों का अपना अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें एक्सपर्टीज है, बहुत लंबे अरसे से पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस है, और बहुत दिन तक जो व्यक्ति है इस कह लें कि पठन पाठन का कार्य किया है, उसके अपने एक्सपीरियंस जो है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर जीएस पेपर 1 के लिए जो सब्जेक्ट और टॉपिक्स जो हैं जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, तो यहाँ पर सेक्शन वाइज हमने बांट दिया है। जैसे इंडियन कल्चर और जो बिहार का कल्चर है, इसमें आर्ट एंड कल्चर से मौर्य आर्ट और पाल आर्ट हम देखेंगे, और पेंटिंग जो है पेंटिंग्स ऑफ बिहार, इसमें हम पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग्स को देखेंगे। यानी 4 टॉपिक्स हम आर्ट एंड कल्चर के रूप में देखेंगे 25-26 नवंबर 2022 को। इसी तरीके से पॉपुलर रिवोल्ट्स, जो ये 1857 का विद्रोह है और कुंवर सिंह का इसमें क्या योगदान है, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये 27 नवंबर 2022 को। इसी तरीके से जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार है, इसमें इंडियन नेशनलिज्म, स्वदेशी आंदोलन, अब दोनों टॉपिक्स को कई बार मर्ज करके भी आप देख सकते हैं, अलग अलग भी देख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड उसमें बिहार का क्या रोल है। इसी तरीके से सीडीएम एंड रोल ऑफ बिहार, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार, इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड रोल ऑफ बिहार, किसान आंदोलन एंड स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्या योगदान है, और इंडियन नेशनल आर्मी INA। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसके लिए हमने 28, 29 और 30 नवंबर का टाइम रखा है, डेट रखा है। पर्सनालिटीज और उनके जो थॉट्स हैं, इसमें महात्मा गांधी जी के थॉट्स हर एक एंगल से हो सकता है। उन्होंने कास्ट के बारे में क्या बोला, सोसाइटी के बारे में क्या बोला, पंचायती राज डेवलपमेंट के रूप में क्या उन्होंने बोला है, नेशनलिज्म पर उनके क्या विचार थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू और पंडित जी के जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, सेकुलरिज्म का कंसेप्ट, ये सब कुछ जो है उस पर क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से रविंद्रनाथ ठाकुर, इनके तो बहुत सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहे हैं, उस पर कई तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर भी सवाल बनते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये देश रत्न हैं, बिहार के माटी से आते हैं, और इनका एक बहुत सक्रिय योगदान रहा स्वाधीनता संग्राम में। इनके विचारों के ऊपर भी सवाल बन सकता है या बना भी है। इसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछा गया है, तो हम इन सारे पर्सनालिटी से, इन सारी विभूतियों से आपको रूबरू कराएंगे। इसी तरीके से राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर कई तरीके से बीपीएससी में घुमा घुमा के सवाल आते रहते हैं। जैसे कभी आजाद दस्ता से 1942 से पूछ लिया गया, उनके विचार सोशलिज्म को लेके, या आज़ादी के बाद का भारत और वहाँ पे जो इमरजेंसी का दौर था, वहाँ पर ये किस रूप से उभरते हैं, या फिर जो सर्व उदय का ये कंसेप्ट लेकर आते हैं, महात्मा गांधी जी से ये कैसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। बहुत तरीके की बातें हो सकती हैं। और 1 और 2 दिसंबर इसके लिए हमने टाइम रखा है। और जो मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए, जैसे वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन हो गया, रोल ऑफ प्रेस इन फ्रीडम स्ट्रगल, द इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑफ 1881 ऑन कास्ट एंड रिलीजन, या फिर ओवरसीज इमिग्रेशन ऑफ 19th सेंचुरी, या फिर जो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन है, या फिर ऐसा कोई भी अदर टॉपिक जो कि लगे कि इससे मिलता जुलता है और हम डिस्कस कर सकें, तो 3 और 4 दिसंबर को कर लेंगे।
क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुका है कि ये दिसंबर के एंड में होना है। तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम को कितना सही ढंग से यूटिलाइज़ करना है आपको, ये आप भी समझ रहे हैं। समय कितना सीरियसली तेज़ी से गुज़र रहा है और यहाँ पर आपके जो फ़ोकस एरिया है वो टारगेटेड होने चाहिए। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस में जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे G20 का भी समिट हुआ या I2U2, इसका रेलेवेंस बढ़ता जा रहा है। इसमें इंडिया एक की प्लेयर है। या फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन और किस तरीके से ये इंडिया को हेल्प कर रहा है चाइना के साथ एक टेबल पर आने के लिए या टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, या G7 ग्रुपिंग, या फिर चाइना को जो काउंटर करने की बात होती है तो क्वाड ग्रुपिंग का रेलेवेंस बढ़ जाता है। बिम्स्टेक, क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने क्षेत्र की और उसमें जो भारत है वो एक बड़े भाई की भूमिका में रहता है, तो यहाँ पर किस तरीके से बिम्स्टेक जो है वो पॉपुलर होता जा रहा है और किस तरीके से जो इंडिया के लिए बाकी ग्रुपिंग्स हैं इस क्षेत्र के लिए, उनका रेलेवेंस कम होता जा रहा है। इस पर भी कई तरीके के चर्चा हो सकते हैं। और इसी तरीके से जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये हर तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्पस से, पॉलिटिकल एंगल से, वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करने में, या और भी बहुत जगहों पर यहाँ पर इंडिया एक की प्लेयर है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस कई बार ये कंट्रोवर्सीज में भी रहता है और कई बार सवाल उठा दिए जाते हैं इसके रेलेवेंस को लेके। फिर भी बात की जाती है कभी कभी कि क्या ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर डेमोक्रेटिक है तो कैसे है, अगर नहीं है तो कैसे नहीं है। और यहाँ पर जो यूएनएससी है, जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है, कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं, क्या इंडिया की यहाँ एंट्री होनी चाहिए, कॉफ़ी क्लब क्या होता है, ये सब। आसियान और आरसीईपी, ये इंडिया के लिए बहुत सिर का दर्द बना हुआ है, तो ये भी समझना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है UNFCCC का, तो इसमें COP वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। हाल फिलहाल में जो समिट हुए हैं, इसके बारे में एक डिटेल्ड विवरण होना चाहिए, अच्छे से उस पर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एडेड पॉइंट्स होने चाहिए। कौन सा स्टार्टिंग होगा जो आपके आंसर को बाकियों के आंसर से अलग बनाएगा, इंट्रो कैसा रखना है, बॉडी में क्या क्या आना चाहिए, या फिर कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। अगर इन टॉपिक्स पर आपके पास फॉर्डर पॉइंट रहेंगे तो आप इससे मिलते जुलते कोई भी टॉपिक्स आते हैं, इन्वायरमेंट से लेके, इकोलॉजी से लेके, इकोनॉमी से लेके, हर जगह आप कुछ उसमें एडिशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो करंट नेशनल इवेंट्स रहे हैं, जैसे फ्रीबीज की बात की गई, या फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई, या इंटर स्टेट जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हमने देखा, आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी बैड से ले चुका था, या फिर नागा पीस अकॉर्ड, या फिर बॉर्डर पीस अकॉर्ड, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर विशेष चर्चा होगा और इसके लिए हमने तय रखा है तारीख 7 दिसंबर 2022। जो रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं ये भी बहुत रेलेवेंस रखते हैं। डायरेक्टली सवाल आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन इनडायरेक्टली भी आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन के तौर पर काम करते हैं। आपके पास बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं और ये आपके आंसर को ब्यूटीफाई कर देते हैं। जैसे अंग्रेजी का जो मुहावरा हम बोलते हैं, आइसिंग द केक, वो वाला ये काम करते हैं। 4 चाँद लगा देते हैं आपके आंसर को। अगर आप वहाँ पर कुछ ऐसे इंडेक्स वगैरह का हवाला दे दें, वहाँ पर रैंकिंग वगैरह बता दें, वहाँ पर कौन किससे आगे है, कौन पीछे है, ये सब बताता है कि आपने जिस आंसर को प्रस्तुत किया है उसके बारे में आपको गहन जानकारी है। तो इसके लिए हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स को, जेंडर गैप रिपोर्ट को समझेंगे, क्योंकि हम बहुत बार बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, वीमेन एम्पावरमेंट की, तो ये सब का हवाला यहीं से आता है ना। प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करेंगे 8 दिसंबर 2022 को। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं, रसिया यूक्रेन वॉर, या फिर श्रीलंका की जो क्राइसिस है, अफगानिस्तान तालिबान के जो प्रॉब्लम्स हैं, या डिस्प्यूट जो साउथ चाइना सी में है, अब इससे रिलेटेड जो भी रिंग्स ऑफ पर्ल थ्योरी वगैरह हो गया, ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और कोविड-19 पैंडेमिक के पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर कैसा रहा, इकोनॉमिकल ऑर्डर, इस पर भी सवाल बन सकते हैं और इन सारी चीज़ों पर हम 9 दिसंबर को चर्चा करेंगे। इसी तरीके से जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया के,
इंडिया इजराइल का रिश्ता, या फिर इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ, इंडिया रशिया 2+2 मीट, या फिर जो यूक्रेन वॉर हुआ उसमें इंडिया का जो स्टैंड था उसको लेकर रशिया का क्या मानना है, या ऑयल परचेज को लेके, या फिर इंडिया चाइना का ट्रेड और बॉर्डर इशू वगैरह, या इंडिया यूएसए का 2+2 मीटिंग वगैरह, या इंडिया पाकिस्तान में जो इंडस वाटर ट्रीटी, या कश्मीर की जो समस्या है, टेररिज्म, या पॉलिटिकल क्राइसिस, और जो वहाँ पर रेजिम चेंज वगैरह हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि वहाँ के कैसे पीएम के ऊपर अटैक हो जाता है, तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। ये होगा 9 दिसंबर 2022 को। और स्टैट्स एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली 72 नंबर के सवाल आते हैं और इसमें आप 60% स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत आगे ले जा सकता है, आपको रैंकर बना सकता है। तो इसके लिए जो डीआई वाला सेक्शन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ग्राफ और पाई चार्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने तारीख रखा है 9 दिसंबर 2022। जीएस पेपर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से, भले ही वो प्रीएम्बल हो या फिर फंडामेंटल राइट्स या फिर कुछ रीड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर, फंड जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म है, या फिर जो हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह की, तो उस तरीके के टॉपिक्स पर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्टली ही क्वेश्चंस आते हैं और ये 10 दिसंबर को हम काम पूरा कर लेंगे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनसे बीपीएससी सवाल पूछती है। जैसे रोल ऑफ प्रेसिडेंट, कई बार तो पूछ दिया गया कि क्या प्रेसिडेंट रबर स्टैंप होते हैं, इस तरीके के सवाल होते हैं, तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, इस पर बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को सही ढंग से लिखें। सवाल जो पूछ रहा है अगर उसमें कुछ ऐसे फ्लॉज हैं तो आपको उसके फ्लो के साथ नहीं जाना है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इन बातों को भी हम वहाँ चर्चा करेंगे। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट का, रोल ऑफ पार्लियामेंट, ये सब, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, और खासकर बिहार वगैरह में जो कुछ भी है उस पर विशेष हम फोकस करते हैं। इसी तरीके से जो 73rd या 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, अलग अलग जो कमेटियां बनाई गई हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडी, इन पर भी सवाल बनते हैं और इसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन जरूरी है। जुडिशियरी हमेशा से बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह पर सवाल पूछे गए, जुडिशियल रिव्यू पर पूछा गया, या फिर जजेस के अपॉइंटमेंट वगैरह पर क्वेश्चंस बनते हैं, कॉलेजियम सिस्टम, या फिर जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है, इस पर चर्चा करेंगे। और पीआईएल पर भी हम चर्चा करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है इस पर, और ये सब कुछ हम करवाएंगे 12 दिसंबर 2022 को। इलेक्शंस जो है ना, अब फिर से मैं कहूँगा तो आप कहेंगे कि एक ही लाइन आप रिपीट कर रहे हैं सर बार बार, लेकिन इलेक्शन बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, कभी रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन पर, तो कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, जैसे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह से सवाल बन सकते हैं। कोएलिशन पॉलिटिक्स पे, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इन बिहार से ये सवाल कई बार पूछा गया, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वगैरह पर, प्रेशर ग्रुप वगैरह पर सवाल पूछे जाते हैं। तो उस पर हम लोग सब कुछ सारे पहलुओं पर चर्चा कर लेंगे, और ये सब काम होगा 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर हमारा लंबा जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स भी देखेंगे, जैसे ई गवर्नेंस और प्रेशर ग्रुप्स। तो ये सब काम जो है हम 13 दिसंबर को कंप्लीट कर लेंगे। और अब इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी ऑफ बिहार में जिन बातों पर हमारा विशेष फोकस होना चाहिए, इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसी तरीके से जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जो रीजनल डिस्पैरिटी है, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स जो कहलाते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सतत विकास वगैरह की बातें, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वेरिएबल मॉनसून वगैरह में देखने को मिलता है, फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग का फंडा है, या फिर फूड सब्सिडी वगैरह, इन चीज़ों पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और इंडियन एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो ये वैल्यू एडिशन में भी आपको बहुत मदद करेगा। ये हम 14 दिसंबर को डिस्कस करेंगे। और इसी दिन हम आत्मनिर्भर भारत, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एक
कह लें कि हम इसमें अच्छे बिंदुओं को निकालते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या घाटा है, बिहार के लिए कौन-सा मॉडल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या हम एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस सेक्टर में जंप कर गए हैं, जो हमने इंडस्ट्रीज़ को इग्नोर किया, उसके क्या रिपरकशंस हमें देखने को मिलते हैं बिहार में, इन चीज़ों पर विशेष तौर पे चर्चा होना चाहिए। इसी तरीके से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में कंपेयर, ग्लोबलाइजेशन, 7 निश्चय, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के द्वारा 7 निश्चय का पार्ट 2 ला दिया गया है, लेकिन 7 निश्चय पार्ट 1 भी था, दोनों में कंपेयर और ये कितना सक्सेसफुल है, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और बिहार की अगर डेवलपमेंट की बात करें, जिस स्तर से डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए था, वो अगर नहीं देखने को मिलता है तो किन कारणों से नहीं मिलता है, क्या कमियां रह गई हैं, इसमें पॉलिटिकल कॉज क्या है, हिस्टोरिकल कॉज क्या है, ज्योग्राफिकल कॉज क्या है, इन चीज़ों पर भी हमारा चर्चा होगा। और 15 दिसंबर को हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लोकेशन ऑफ मिनरल्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और मेजर और मिनरल्स। और बिहार में सैंड वगैरह को लेकर भी कई बार डिस्कशंस होते रहते हैं। और 16 दिसंबर को हम मिसलेनियस टॉपिक्स देखेंगे, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल ग्रोथ, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि इससे एक सवाल तो आता ही आता है फ्लड एंड ड्रॉट इन बिहार वगैरह से, रिवर्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स पूछ लिया जाए तो बहुत ही मजे की बात है। और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन बिहार, तो पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इसका किस तरीके से विशियस साइकिल बन जाता है, इस विशियस साइकिल को कैसे तोड़ने की जरूरत है, हम लोग क्या कर सकते हैं। गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि कई सारी नई समस्याओं को जन्म देता है। पॉपुलेशन प्लानिंग, डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिहार एक कहने की यूथों से भरा हुआ राज्य है, तो ये किस तरीके से अपने डेमोग्राफी को चैनलाइज करे कि ये डिविडेंड के रूप में ही रहे, कहीं ये डिजास्टर ना बन जाए, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसमें उद्यमिता का कितना बड़ा रोल हो सकता है, सर्विस सेक्टर का कितना बड़ा रोल हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट का कितना बड़ा रोल हो सकता है, सरकार की तरफ से क्या क्या पॉलिसी चलाई जा रही है, क्या यहाँ पर किसी प्रकार की उदासीनता है, अगर है तो किस प्रकार की है, इन चीज़ों पर। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे और थोड़ा सोशल इश्यूज में टेररिज्म को देखेंगे, किस तरीके से नक्सलिज्म वगैरह बढ़ा और किस तरीके से फिर अब ये कम हो रहा है, इसमें सरकार का कितना एक्टिव योगदान है, जागरूकता किस तरीके से लोगों में बढ़ रही है और लोग एक्सट्रीमिज्म से दूर भाग रहे हैं। अब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, इसमें हाई स्कोर होता है। टेक्नोलॉजी से सवाल बनते हैं जो 2 मेजर हेड्स में आप बांट सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी और यहाँ पर एक जो होता है वो वॉर टेक्नोलॉजी कह लेते हैं, जैसे कि रोल ऑफ इसरो, और इसी तरीके से इसके पैरेलल में रोल ऑफ डीआरडीओ वगैरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये सब इस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में और सीएसआईआर में हम लोग थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी में पीएसएलवी, जीएसएलवी, चंद्रयान 2-3 ये सब चर्चे में है, आदित्य, या फिर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गए, 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी सुर्खियों में है और इस पर सवाल आने की प्रबल संभावना है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह ये देखेंगे। और ये सब हम लोग काम कर लेंगे 17 से 19 दिसंबर के बीच में, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना है। और 17 से 19 के बीच में ही इसरो डीआरडीओ पर भी चर्चे हो जाएंगे। और इसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, बिहार कैसे आ रहा है इसमें आगे, इथेनॉल का जो कंजम्पशन बढ़ रहा है उसके क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं, एनर्जी के सेक्टर में कैसे हेल्पफुल है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अच्छा है, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ देखेंगे बिहार के लिए कैसे अच्छा है, या फिर इन्वायरमेंटल इशूज में पॉल्यूशन वगैरह पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दुनिया के जो सबसे पोल्यूटेड शहर हैं, दुर्भाग्यवश बात यह है कि वो बिहार में है। बिहार के जो फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे मोतिहारी वगैरह, वो मोस्ट पोल्यूटेड की श्रेणी में आ रहे हैं, जो कि दुखद है और इस पर काम होना चाहिए। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट, वन हेल्थ का कंसेप्ट और वन हेल्थ के जो चर्चे हैं उनका रेलेवेंस बढ़ जाता है जब हम पोस्ट पैंडेमिक एरा को देखते हैं, जहाँ पर ये बात निकल के आती है, या हमारे मतलब इंडिया के विरासत में ये पहले से बहुत है कि केवल अपने हेल्दी रह लेना काफ़ी नहीं है, हमारे अगल बगल का जो पर्यावरण है वो भी स्वच्छ होना चाहिए, पेड़ पौधे स्वच्छ होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, जीव जंतु, माल गरू मवेशी जो हमारे हैं वो स्वस्थ रहेंगे, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरीके से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है, जॉब क्रिएट करने में, रोजगार देने में, नदियों को जोड़ने में, अगर फ्लड मैनेजमेंट करना हो
यहाँ पर तो किस तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं बाढ़ का, इसमें भी साइंस कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ये सब कुछ। इसके आधार पर जो हम 4 टेस्ट लेंगे, 4 दिसंबर को पहला टेस्ट होगा, फिर उसके बाद 8 दिसंबर को, फिर 12 दिसंबर को और फिर 16 दिसंबर को, और अंत में एक ये इसका जो है ना इवेल्युएशन नहीं होगा हिंदी वाला, ये 18 दिसंबर को होगा। तो ये हिंदी जो होता है वो इवेल्युएशन वाला नहीं होता है, ये बात कहने का। तो पहला जो टेस्ट होगा वो जीएस पेपर 1 का फुल सिलेबस होगा, और जीएस पेपर 1 का मतलब हो गया कि उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और स्टेट्स वगैरह के जो सवाल पूछे जाएंगे। जो जीएस पेपर 2 होगा उसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इस पर। इसी तरीके से फिर जीएस पेपर 1 जो फुल सिलेबस आएगा, और फिर जो 16 दिसंबर को होगा जीएस पेपर 2 का होगा फुल सिलेबस। अब जो इसकी कीमत है आपको देखने में बहुत ज़्यादा लग रही होगी कि ये 9,999 रुपये है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, लेकिन इस पर आपको 60 से 70% डिस्काउंट मिल जाएंगे। आप जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बीच बीच में और भी चीज़ों पर गाइड करता रहूँगा। मेंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन करीब करीब तय हो जाता है। अगर आप इंटरव्यू यानी कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें थोड़ा बहुत अच्छे से पेश आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपका मेंस बढ़िया गया है और आपका मेंस अगर काफ़ी क्वालिटी वाला है, इफेक्टिव रहा है और उसमें अच्छे स्कोरिंग हुए हैं तो फिर आप रैंक में आ सकते हैं। यहाँ पर हम तो केवल जीएस पेपर की बात कर रहे हैं, ऑप्शनल की बात नहीं कर रहे हैं। जीएस पेपर जो है वो 600 मार्क्स का हो जाता है, 300 प्लस 300, और 900 में ये 600 मार्क्स तो जनरल स्टडीज़ के हैं। और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है 67th में, क्योंकि भर के पोस्ट हैं। और पोस्ट के साथ ये भी अच्छी बात है कि अगले में 60th में पैटर्न चेंज वगैरह भी होने वाले हैं। तो 67th जो है ओल्ड पैटर्न पर है। जो पहले से तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये भार कम लगने वाला है और काफ़ी कम समय बचा हुआ है। समय का सदुपयोग करिए। जिस तरीके से मैं आपको मदद कर सकता हूँ और आप चाहते हैं कि मैं आपसे मिलूं या आपके साथ कुछ डिस्कशन करूं, तो ऑनलाइन माध्यम से हम जुड़ के आपसे बात कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई दुविधा है, वो कोई संकोच हो, तो बेहिचक हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको टेलीग्राम ऐप पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है अभिनव_सर_BPSC। यहाँ पर आप मुझसे जुड़ जाइएगा। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का दुविधा है, कोई संकोच है, कोई झिझक है, तो आप वहाँ पर बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पर आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करिए, लूज नहीं करना है। और बार बार इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज नहीं आते हैं, इस तरीके के प्रेस्टिजियस पोस्ट जो हैं हर बार नहीं मिलते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरीके से 6th ईयर में वैकेंसीज बहुत नीचे आ गई हैं अगर 67 से तुलना किया जाए। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जितना जी जान लगा दीजिए, अपने को झोंक देना है एकदम, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। ओके, तो फिर हम आगे मिलेंगे। बहुत कुछ है आपसे चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।